यस, लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, बात ऐसी है कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि इमेजिन करिए यू आर अ बिजनेसमैन। आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है। आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास बहुत सारा कैपिटल रखा हुआ है, आपके पास बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आई ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग उस क्वेश्चंस का आंसर देने का, जवाब देने का ट्राई करेंगे। देखिए, तो आपके पास कैपिटल है। अब आपके पास बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, ए बी सी। मतलब आप बहुत जगह बिजनेस करते हैं, आपके पास कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। ए का जो रिटर्न है वो हम अनुमान लगाते हैं कि है 10%। बी का जो रिटर्न है वो हम लगाते हैं 10%। नहीं, 10 तो हो गया, 12। और सी का जो रिटर्न है वो हम लगाते हैं, रिटर्न अंदाजा लगाते हैं 13%। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बीइंग अ बिजनेसमैन, आप ए बी या सी तीनों में से कौन से इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो आप क्या जवाब देंगे मेरे को? सर सर सी। सी ठीक है ना। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम सी में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे सी में इन्वेस्ट? क्योंकि सर सबसे ज्यादा रिटर्न तो हमको सी में ही मिल रहा है, तो हमको सी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, बात समझ आती, तो हम सी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए ये बात हमको समझ में आती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इक्वेशन में ट्विस्ट डाल देता हूँ कि मान लीजिए ये जो पैसा आप बाजार से लेके आए हैं, भाई आपके खुद के पास तो पैसा है नहीं, यू वेंट टू द मार्केट और आपने वहां से पैसा उठाया, आपने बाजार से पैसा रेज किया, आपने बाजार से पैसा उठाया, और ये पैसे पे सामने वाले आदमी को जो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट करना पड़ता है 12% की रेट से। किस रेट से पेमेंट करना पड़ता है आपको? 12% से। तो अब आप मुझे बताइए, आप लोग क्या बोलते हैं? अब आप का क्या आंसर चेंज होगा, या अभी भी आप बोलेंगे कि नहीं सर हम तो अभी भी सी ही ऑप्शन को चूज करेंगे? जरा मुझे बताइए। हेलो, इज माय वॉइस क्लियर? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो। ये सर से रिपीट करना सर। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप जो बाजार से पैसा उठा के लेके आए हैं, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू हैव रेज्ड, अगर उसके ऊपर आपको 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और आपके पास तीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ए बी और सी, और मैं पूछता हूँ बताओ विच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर यू गोइंग टू पिक? आप इन तीनों में से कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाना चाहेंगे? तो आप क्या जवाब देंगे मेरे को? सर सी में। अभी भी आप बोल रहे हैं कि सर सी इज द राइट, क्या बोलते हैं, ऑप्शन, वी आर गोइंग टू पिक इन्वेस्टमेंट सी। बट जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्या था, इन्वेस्टमेंट ए रूल्ड आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई आप अगर 10% की रेट से पैसा कमाओगे, और सामने वाले की रेट, आपको 12% की रेट से इंटरेस्ट चुकाना है उसके ऊपर, तो ये तो गलत इन्वेस्टमेंट हो गया ना। 2% आप अपनी पॉकेट से पे करेंगे, 2% यू गोइंग टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट। तो दैट shows us that option A is not the right investment opportunity, that is not the right decision। क्लियर? अब बात करते हैं बी की। अगर बी में पैसा लगाने पे आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, और आपको 12% ही ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर बी में लगाने का कोई फायदा नहीं, 12% ही कमाएंगे, 12% ही सामने वाले को दे देंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा कुछ। कोई फायदा नहीं है सर इतना रिस्क लेने का हमको। और मान लो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 12 की जगह 11.5 ही मिला, तो हमको नुकसान हो जाएगा। तो आप पिक करेंगे ऑप्शन सी। सर 13% रिटर्न मिलेगा हमको, और 12% हमको देना है, तो 1% हमारे पास बीच में बच जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आती है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा थोड़ा सा करेक्शन हम कर लेते हैं, आपकी जो पेमेंट करना है, जो आपको इस कैपिटल पे लोगों को पैसा चुकाना है, भाई पैसा बाजार से लेके आए हो तो उसमें कुछ तो इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, तो जो आपको पैसा लोगों को देना है उसकी जो रेट है वो है 14%। आपको 14% से इंटरेस्ट लोगों को पे करना है, ये है आपका इंटरेस्ट पेमेंट।
अब एग्जांपल हम ले रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट का, इसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों आ जाएंगे। पेमेंट 14% है। अब मुझे बताओ आप तीनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज करोगे? सर किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं सर none of the investment opportunities that are available to us is a good option. Why? Because हम कमाएंगे मैक्सिमम 13% और पे करेंगे 14%, तो कोई फायदा नहीं होगा सर इन्वेस्टमेंट करने का। फेयर बात है एकदम, आप लोग अग्री कर रहे हैं इस बात से? यस यस सर। सर। ठीक है ना? तो पॉइंट अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन इज कि जो हमारा डिसीजन क्राइटेरिया है, जो डिसीजन क्राइटेरिया है वो क्या है? क्राइटेरिया जो आपका डिसीजन का क्राइटेरिया है वो क्या है बेटा? आपका डिसीजन क्राइटेरिया वो है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है डिसीजन क्राइटेरिया? क्राइटेरिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही तो बात हुई। बताइए मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? आप लोग समझ गए इस पूरी बात को या नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ ना तो बता दो भाई। यस सर, यस सर। है ना भाई? समझ गए ना कि भाई हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई हम जो पैसा लेके आए हैं बाजार से उस पे हमको कितना पेमेंट करना है। अगर आपको 14% का पेमेंट करना है तो आप 15% का इन्वेस्टमेंट को पिक करेंगे। ठीक है? अगर आपको 12% का पेमेंट करना है तो आप 13 या उससे ज्यादा को पिक कर लेंगे। समझ में आ गया आपको बात? तो जो इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन, जो चॉइस ऑफ एक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो डिसीजन का क्राइटेरिया, वो क्या है बेटा? वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसी से हमका हमारा चैप्टर का हमको यही पढ़ाया जा रहा है। देखिए जो भी चैप्टर है उस हर एक चैप्टर में से आपको डिसीजन लेना सिखा रहे हैं। समझ रहे हैं कैसे? ऐसे कि भाई सबसे पहला डिसीजन का क्राइटेरिया क्या होगा कि भाई जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज्यादा वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, उससे ज्यादा वाले बिजनेस प्लान, उससे ज्यादा वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि सर उतना तो हमको मिनिमम पे करना पड़ेगा सामने वाले पार्टी को। तो इस चैप्टर से हमने एक जो हमारा डिसीजन था वो लेना सीखा। क्या डिसीजन लेना सीखा? कि सर कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? और वो जितना आएगा उससे ज्यादा वाला जो अपॉर्चुनिटी है उसी को चूज करेंगे। ये हमारे इस पूरे चैप्टर ने आपको सिखाया। दिस वाज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो ज्यादा वाले अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या जो आरओआई है, इट शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही तो मतलब हुआ हमारा। जिस भी इन्वेस्टमेंट में ये सॉर्ट हो जाएगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला जरूरी काम है वो ये निकालना है कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है हमारी। हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी है ये निकालना सबसे पहला काम होता है। ऑब्वियसली सही हमारी बात आप लोग को, आर यू गाइस फॉलोइंग? आर यू गाइस, आप सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं ना? समझ में आ गया ना आपको कि भाई यस सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हिसाब लगाना कि भाई 13% है, नहीं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% है या 14% है या 10% है। इस चीज का कैलकुलेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन गया इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। फिर बात है एकदम ठीक है? बात समझ आती है आप लोग को? ठीक है ना? चलिए, तो इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि भाई जो कंपनी है उनके पास कैपिटल के बेसिकली चार सोर्स होते हैं बेटा। क्या चार होते हैं? चार सोर्स होते हैं। पहला होता है कॉस्ट ऑफ डेट, कि मतलब आप उधार, आप लोन पे पैसा ले आओ। अब लोन या तो बैंक से लेके आ जाओ या फिर आप डिबेंचर इशू कर लो। ये हमने आपको सिखाया। ठीक है? उसके बाद कंपनी के पास जो क्राइटेरिया होता है वो होता है केपी। केपी का मतलब क्या हो गया? आपने कुछ प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिए, अब यहां से भी पैसा लेके आ सकते हैं। फिर आपने इशू कर लिया केई, आपने इक्विटी शेयर इशू कर लिए, तो आप यहां से भी पैसा लेके आ सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका के आर ई। ये बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये चार सोर्सेज हैं आपके पास जिनसे आप बीइंग अ कंपनी पैसा लेके आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? फाइनली क्या करेंगे? हम इन सबको ऐड कर देंगे। केडी को ऐड कर दिया, केपी को ऐड कर दिया, केई को ऐड कर दिया, के आर ई को ऐड कर दिया।
तो हमको जो कलेक्टिव मिलेगी रेट वो बन जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जैसे कि जो आपका क्वेश्चन में 14% आया, वो 14% कैसे आएगा? वो आएगा कि सर केडी को पे करना पड़ेगा 6% से, केपी है ही नहीं, जीरो है हमारे पास, के ई को पे करना पड़ेगा हमको लेट्स से 10% तो ज्यादा हो जाएगा 8% की रेट से, और के आर ई की रेट हो जाएगी 8%। आप बोलेंगे कि सर ये तो 8 8 16 और 4 24 हो गया। नहीं नहीं, अब इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा, ये तो ग्रॉसली में बता रहा हूँ आपको, इसको भी जीरो मान लीजिए कि सर 4% से तो केडी को पे करना है 6% और केई को पे करना है 8%, इन दोनों को ऐड कर लो तो 14% आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आ गई हमारी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या आ गई बेटा? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कि भाई मिनिमम से मिनिमम इतना तो कमाना ही पड़ेगा, अगर नहीं कमाओगे तो अपनी जेब से देना पड़ेगा। फिर ऐसा बिजनेस करने का क्या फायदा कि भाई आप अपनी जेब से ही पैसा लगा रहे हो हर साल, तो फिर ऐसा बिजनेस करने का क्या फायदा? सही बात है कि नहीं बात है? एकदम सही बात है। हाँ सर, बात सही। तो ये निकालना हमको सीखना था। ठीक है, अभी तक जितना हमने चैप्टर पढ़ा उसमें मैं आपको केडी निकालना सिखा चुका था, मैं आपको केपी निकालना सिखा चुका था, मैं आपको केई निकालना सिखा चुका था। आज हम पढ़ेंगे के आर ई का कैलकुलेशन, और फिर हम पढ़ेंगे जो आखिर, जो उसके बाद हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेटेड एवरेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाली, इसको जो टेक्निकल नाम है इसका वो क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? मैं बता देता हूँ आपको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये क्या है? बहुत आसान है एकदम। क्या है ये? बहुत आसान। ठीक है, क्या है ये? बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। अगर आपने ये तीन चार चार चीजें निकालना सीख लिया, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी और बहुत लॉजिकल है। क्या आ गया सर वर्ड डिफिकल्ट सर वर्ड? कुछ नहीं बेटा, एकदम आसान है। तो ये दो चीज हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे के आर ई क्या होता है ना? तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ आज की, फर्स्ट हेडिंग इज के आर ई। के आर ई का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, उससे पहले आप में से किसी को कुछ पूछना है अभी तक की क्लास में, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, तो जरा मुझे बताइए कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आई, आज बच्चे कम सर हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, अब उसका तो देखो थोड़ा सा, मैं कुछ ना, मैं क्लास रिकॉर्ड करूंगा, आप दोबारा देखिएगा क्लास को यूट्यूब पे जाके, और फिर कहाँ से प्रॉब्लम आती है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए, तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो फिर मैं शुरू करता हूँ। अब कॉस्ट रिटेन रहने का मतलब क्या हुआ? देखो मतलब ये हुआ बेटा कि भाई देखो, कुछ पैसा हमने केपी से रेज कर लिया, केपी से नहीं लिखते, कुछ पैसा हमने प्रेफरेंस से रेज कर लिया, कुछ पैसा हमने इक्विटी से रेज कर लिया, कुछ पैसा हम लोन लेके आ गए बैंक से। ठीक है, और कुछ पैसा खुद का भी तो लगाओगे। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो हमने रोक के रख लिया था पिछले अर्निंग का, जो हमने पहले साल में पैसा कमाया था उसमें से कुछ पैसा मैंने रोक के रख लिया, वो बन जाएगी मेरी रिटेन्ड अर्निंग। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाके आपको समझाऊंगा कि मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी बेटा, टेबल बनवाई थी मैंने आपको ईबीआईटी की। ईबीआईटी जो होता है, इसमें से सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट, ये मैंने समझाया था आपको, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर जो बच जाता है हमारे पास इसको हम बोलते हैं बेटा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बोल लो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल लो, एक ही बात है। ये बच गया मेरे पास। सर असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन एक बार भी बता देंगे बेटा, है ना? अभी बता देंगे, नो प्रॉब्लम, आपको ट्राई करने के लिए दिया था वो। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस करेंगे इसमें से हम टैक्स, जो भी टैक्स रेट है वो माइनस कर देंगे आपका। जो बच जाएगा आपके पास इसको बोल देंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये बच गया आपका। इसमें से पे कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, इसमें कुछ नया नहीं है। जो पॉइंट मेरे को अभी पढ़ा रहा है वो इसी में से डिराइव होता है, इसलिए हम जस्ट रिवाइजिंग दिस टॉपिक दोबारा से। प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जो बच गया हमारे पास इसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं इसको? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये पैसा बच गया, ये पैसा बिलोंग करता है हमारे ट्रू ओनर्स को, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको बिलोंग करता है। इसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसमें से कुछ पैसा मैं दे दूंगा इक्विटी डिविडेंड। जैसे मान लो ये होता है 10,000 रुपए, तो मैंने आपको समझाया था उस टाइम कि बेटा इफ आई डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीट
10,000 रुपीज एज डिविडेंड, तो अगर कल को मेरे को कुछ पैसे की छोटी मोटी रिक्वायरमेंट पड़ती है, देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे सेल आ गई कि भाई फटाफट से रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दो, कम प्राइस में मिल रही है, तो आपके पास तो पैसे नहीं बचेंगे, आपने तो सारा पैसा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओनर्स को वापस कर दिया। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कुछ पैसा अपने पास रोक के रख लेती है कि भाई कल को कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसको अवेल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कंपनी आपका डिसीजन, ये आपकी डिविडेंड पॉलिसी है। बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, दिस इज द थर्ड डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। मैंने बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, ये आपकी पॉलिसी है, जो आपका मन है। आप चाहते हैं हम तो पूरा देंगे तो पूरा दे दो, आप चाहते हो हम थोड़ा रोक लेंगे तो थोड़ा रोक लो, वो आपका डिसीजन है, ठीक है। तो हम इसमें नहीं बताएंगे। हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारी फर्म है, जो हमारी कंपनी है, उन्होंने इसमें से 6,000 रुपीज इक्विटी डिविडेंड के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितना पैसा बच गया कंपनी के पास? कंपनी के पास बच गया सर 4,000 रुपए। इसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलेंगे इसको? रिटेन्ड अर्निंग। वो पैसा, वो अर्निंग जो हमने रिटेन कर लिया अपने पास, जो हमने अपने पास रोक के रख लिया, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। अब ये रिटेन अर्निंग हर साल इकट्ठी होती रहेगी। इस बार 4,000 हो गई, मान लीजिए अगली बार 5,000 हो जाएगी। तो ऐसे इकट्ठे होते होते आपके पास रिटेन अर्निंग में कुछ पैसा जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा पैसा। अब आप इस पैसे को भी तो यूज करोगे ना बिजनेस में। जमा करके क्या करोगे भाई? बिजनेस में यूज करोगे इस पैसे को, और क्या करेंगे जरा बताइए। करेंगे ना यूज? So करेंगे you करेंगे। करेंगे यूज। तो यही बन गया हमारा रिटेन अर्निंग। जो हमारा थर्ड जो इसमें था यहाँ पे रिटेन अर्निंग, ये वही रिटेन अर्निंग है कि आपने साल दर साल कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, और अब आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट, एक थोड़ा सा बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया। तो अब कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है तो आप इस पैसे को भी उसमें यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? केई बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? केई। जो केई का फॉर्मूला होता था वो ही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला बन जाएगा। सर ऐसा क्यों बन जाएगा बेटा? इसलिए बन जाएगा, सुनिए जरा ध्यान से ना, इसलिए बन जाएगा क्योंकि जो टोटल फंड है, ओके, दिस टोटल फंड बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक। अब जो ये, सुनिए ध्यान से मेरी बात, ये बेटा प्लीज यस अंजलि कुमारी, Yes sir. प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा ना, थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, चलिए मैंने कर दिया, वेरी गुड। तो बात आ गई हमारे पास कि ये जो 10,000 रुपीज हैं, ये किसके पैसा है बेटा? ये है इक्विटी वालों का पैसा, ठीक है। अब हमने उनका कुछ पैसा रोक लिया, उनका पैसा हमने रोक लिया, ठीक है ना। तो जो केई पे उनकी एक्सपेक्टेशन है, मैंने आपको क्या चीज बताई थी, एक बार दोबारा से लेके चल रहा हूँ, थोड़ी सी बात है ना, साइड लाइन लेके चल रहा हूँ, दोबारा सुनिए। केई का मतलब क्या बताया था मैंने? द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, कि भाई हमारे इक्विटी शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, बात दोबारा से सुनिए ध्यान से। अब देखिए बेटा, दो तरीके हैं, या तो मैं सीधा आपको बता देता कि भाई केआरई का फॉर्मूला है ये, इसको अप्लाई कर लेना, बट दैट इज नॉट द वे ऑफ टीचिंग आई वांट टू प्रमोट। मैं वैसे नहीं पढ़ाना चाहता आप लोगों को। आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या चल रहा है ना, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करना है आपको, ओके। तो बात क्या है, अब देखो ये जो 10,000 रुपए इनका बचा, अब सोचो आप अगर एक इन्वेस्टर हो तो आप पूरे 10,000 के ऊपर रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? भाई सारा पैसा आपका है, आपका बिलोंग करता है पैसा, आपका पैसा कंपनी के पास है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई पूरा 10,000 मुझे मिल जाए? आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई जो पूरा 10,000 रुपए है, ये पूरा पैसा ही मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है, मिल जाना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करोगे आप? सही बात है, गलत बात है? नहीं सर, एकदम ठीक बात। लेकिन कंपनी आपको बोल रही है कि सर अगर कल को बिजनेस में कुछ मौका मिलता है, इफ आई गेट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इफ आई गेट अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दैट इज गुड, तो मैं आपके पैसे को ही तो आगे लगाऊंगा ना बिजनेस में कहीं, ठीक है ना। आप ये बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे, हाँ यार नहीं बात तो सही है। अगर सारा पैसा हमको दे दिया उन लोगों ने और कल को कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो उनके पास तो पैसा बचेगा नहीं लगाने के लिए। तो यू एज अ
इक्विटी शेयर होल्डर विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई सर बात समझ में आती है, ठीक है, इस पैसे को आप अपने पास रख लो, लेकिन आप पूरे 10,000 पे रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे ना, पैसा तो आपका ही है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो कंक्लूजन निकलता है कि भाई जो के आर ई की कॉस्ट होती है वो ही के ई की कॉस्ट होती है, क्योंकि वो पैसा इक्विटी होल्डर्स का है। तो जो एक्सपेक्टेशन वो इस पैसे पे करेंगे वही एक्सपेक्टेशन वो इस पैसे पे भी करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको थोड़ा पढ़वा देता हूँ एक बार, अब मैं एक रीडिंग लगा देता हूँ छोटी सी, ये सब बेटा। हाँ जी, जरा चलिए अब हम चलते हैं आगे आप लोगों के पास। हाँ देखिए, देखिए बेटा पढ़ाई करेंगे सब बच्चे मेरे साथ में। देखिए क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, देखिए क्या बताया इसमें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, कॉस्ट, ये तो टेबल पता नहीं क्या कह रहा है, ये देखिए कॉस्ट, देखिए पढ़िए ध्यान से क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज ऑफन इंटरचेंजेबली यूज्ड विद द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि भाई जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और जो कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग है उनको हम बराबर ही मानते हैं, क्या मानते हैं, उनको बराबर ही मानते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ड्यू टू सेविंग फ्लोटेशन कॉस्ट एंड एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ टैक्स। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, है ना, देखिए, however sometimes the cost of retained earning remains below the cost of equity। मैं इसको समझा देता हूँ दोबारा से, देखिए अब बेटा क्या बोल रहा है, समटाइम्स, समटाइम्स क्या होता है, के ई इज नॉट इक्वल टू के आर ई, से बराबर नहीं होता, क्यों नहीं होता, मुझे बताओ, इक्विटी शेयर कैसे इशू करते हो आप, कैसे इशू करते हो, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी कंपनी है और ये हमारे शेयर होल्डर्स है, तो कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन लोगों को इन्फॉर्म करेगी, कैसे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे कि भाई आ जाओ सब लोग आ जाओ, जिनको भी हमारे शेयर परचेस करने हैं वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, करेगी, ठीक है। तो कंपनी यहाँ न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, टीवी में ऐड देगी, सब जगह एडवर्टीजमेंट कर देगी, उसके बाद ये लोग कंपनी में पैसे लगा देंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या हुआ, जब भी हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, जब भी हम इक्विटी शेयर को इशू करते हैं तो एक कॉस्ट आती है जिसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। अभी तो बड़ा डिफिकल्ट नाम है, हिंदी बोले तो क्या मतलब बेटा इसका, मतलब शेयर इशू करने की कॉस्ट, शेयर इशू करने की कॉस्ट। भाई जब भी हम कभी बाजार में नए शेयर इशू करते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट लगती है, जैसे सर क्या एग्जांपल है इसका, बेटा इसका एग्जांपल हो गया जैसे जो न्यूज़पेपर में आपने अपना एडवर्टीजमेंट दिया, दिया ना, उससे पैसे लगेंगे आपके, पैसे लगेंगे, लगेंगे ना पैसे, तो ये आपकी कॉस्ट हो गई है इनकम। और आपने मान लो कोई अंडर राइटिंग कमीशन किया, आपने कोई अंडर राइटिंग कमीशन का पेमेंट कर दिया, तो वो सब आपकी कॉस्ट लग जाएगी, लेकिन ये सारी कॉस्ट रिटेन्ड अर्निंग में नहीं लगती है, ये जो कॉस्ट है सारी कॉस्ट, ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, दिस इज नॉट इनकर्ड, रिटेन्ड अर्निंग में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है बेटा, क्योंकि यार ये पैसा तो पहले से आपके पास रखा हुआ है ना, आपने इतने पिछले सालों से पैसे को इकट्ठा करते गए, तो ये पैसा तो ऑलरेडी आपके पास है, आपको किसी में न्यूज़पेपर में पब्लिश करने की जरूरत है क्या, एड देने की जरूरत है नहीं सर, पैसा तो हमारे पास है ऑलरेडी। दूसरी बात क्या है, क्या आपको कोई अंडरराइटिंग कमीशन कमीशन कुछ कमीशन पे करने की जरूरत है, नहीं सर, पैसा हमारे पास है, सही बात है ना, एकदम समझ रहे हैं ना आप, तो इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है, इसलिए ये सस्ता पड़ता है, ये क्या पड़ता है, ये पड़ता है हमको सस्ता। बात समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि के आर ई इज इक्वल टू के ई, मोस्ट ऑफ द केस 90% ऑफ द क्वेश्चन में आपको सेम ही लेना, बट अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी हो, फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इज गिवन, उस केस में के आर ई विल नॉट बी इक्वल टू के, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी बेटा, ये कम हो जाएगी और ये हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। सही में आप लोगों को बात, अब मैं आपको उसमें पढ़ाया था, देखिए जरा, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, अपने शेयर्स को मार्केट में फ्लोट करना, मतलब तैरा दिया हमने मार्केट में, अब जिसको भी चाहिए आके उनको ले लेगा,
ठीक है ना। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, द न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व सम एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ अंडरराइटिंग और ब्रोकरेज फीस, ठीक है ना, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। हाँ समझ रहे हो, ये सारे खर्चे लगते हैं। तो ये खर्चे के आर ई में नहीं लगते क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी आपके पास है। मुझे बताइए बात समझ में आ गई बच्चों को कि नहीं आई? अरे आगे की नहीं आई जरा बता दो एक बार। आई हैव 15 पार्टिसिपेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? नहीं आई? अगर नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिए। नहीं आई सर कुछ भी नहीं। अच्छा, और कोई है जिसको नहीं है समझ में? हाँ जी, एक बच्चा आया अपने पास नया, कुमार दीप सिंह। Yes, बेटा sir. बात समझ में आ रही क्या आपको? नहीं सर। अच्छा नहीं आ रही क्या? तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए विभोर जैन, ठीक है। अभी मैं आपको इस क्लास को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारी क्लासेस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, सारी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। तो आप सारी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज देखिए। आज तो हम चैप्टर का लास्ट पढ़ रहे हैं, आखिरी क्लास है आज, ठीक है ना। तो समझ में नहीं आएगा तो पहले ही क्लासेस के लिए आप यूट्यूब पर जाके सारे क्लासेस देखिए, ठीक है ना। सर क्या आप बतलाएं चैनल का नाम यूट्यूब पर? बेटा अभी एक चैनल का नाम तो ऐसा कुछ चैनल तो नहीं है बेटा मेरा, आप लोग के लिए यह छोटा सा विभोर जैन के नाम से ही होगा, मेरे नाम से ही है ना। यस सर। और बेटर आपको रहेगा लिंक। और आपको जरूरत नहीं है चैनल में सर्च करने की। मैं आपको जो लिंक है आज की क्लास का वो लिंक शेयर करूंगा अभी कुछ देर बाद, आधे घंटे के बाद, ठीक है। और जब ओके लिंक शेयर करूंगा तो आप ऑटोमेटिक चैनल पर चले जाएंगे, तो उसमें प्रीवियस वीडियोस भी हैं। तो जो आपके रिलेटेड वीडियोस हैं रिसेंट, उसमें बहुत कुछ पुराने वीडियोस भी हैं, उनको मत देखिएगा, वो आपके काम के नहीं है। लेकिन सर मेरा नेटवर्क इशू था तो मैं अच्छे से अटेंड नहीं कर पाया। हाँ बेटा कोई बात नहीं, अटेंड नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। हाँ जी, तो दूसरे किस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि समझ नहीं आया, किसने बोला था बेटा? देयर वाज सम अदर स्टूडेंट्स एज वेल हु सेड, विकास ने बोला था, विकास ने। हाँ, तो विकास आपने पुरानी क्लास देख ली है बेटा? अरे सर मैंने देखी पुरानी क्लास। अच्छा अच्छा, तो आप विकास मुझे बताइए जरा, केई का मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या? मुझे बताओ व्हाट इज केई। के का मतलब याद तो नहीं पर भूल गया। अरे ऐसे कैसे भूल गए यार, मजाक कर रहे हो क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है बेटा। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। केई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब जो भी बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही है प्लीज एक बार यूट्यूब पे जाकर दोबारा देखिएगा क्लासेस को, डेफिनेट आपको समझ में आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए कि सर एक प्रॉब्लम सेशन रख लो आप, उस दिन में हर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। देखिए समझना बहुत जरूरी है ना, ये नई चीज पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ न्यू कंसेप्ट, आपने पहले कभी इस बारे में पढ़ाई नहीं करी, तो एक बार अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, उसके लिए मैं आपको 5 बार पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिएगा। डाउट क्लास कब हो जाएगी? whenever you want, if there are 5-6 students who want कि सर एक डाउट क्लास शेड्यूल कीजिए, तो आई कैन शेड्यूल अ डाउट क्लास whenever you guys want। आप बस मुझे बता दीजिए कि सर इस दिन कर लो, या whenever you guys are free। भाई आप अपना टाइम टेबल देख लीजिए। हाँ लेटर ऑफ द डे आई थिंक आप फ्री होते हैं अराउंड 3:30 और समथिंग। सो whenever you want 3:30 पे, 3:10 पे होती है शायद क्लास, 3:10 पे मैं आपकी क्लास शेड्यूल कर देता हूँ। whenever you want, आप मुझे बताइए सर कब करना है, मैं करता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। ओके सर। तो बेटा बात हो गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपने पैसा कमाया, मतलब जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो कंपनी के ओनर्स हैं, ठीक है ना जी। तो शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्रेफरेंस और एक होता है इक्विटी। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम फिक्स अमाउंट का पेमेंट करते हैं, तो इनको हमने पेमेंट कर दिया, स्टार्टिंग में पेमेंट कर दिया, ये बाहर हो गए, पिक्चर से बाहर हो गए। अब कौन बचे? इक्विटी। तो जितना भी प्रॉफिट हमारे पास बचा है वो किसको बिलोंग करता है बेटा? इक्विटी वालों को। तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि भाई सारा पैसा हमको मिलना चाहिए। भाई जब हम ओनर है, आप बताओ, आप हो बिजनेस के ओनर, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस इज मेकिंग सम प्रॉफिट, तो व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट? आप सोचेंगे कि भाई सारा प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए, हम बिजनेस ओनर है। लेकिन जो बिजनेस है वो आपको पूरा प्रॉफिट नहीं दे रहा। बिजनेस क्या बोल रहा है कि भाई जो प्रॉफिट है ना, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट कर दिया, और जो बच गया वो सारा इक्विटी वालों का है पैसा। लेकिन इसमें से मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा आपको, मैं सारा पैसा आपको लौटाऊंगा नहीं। मैं कुछ पैसा तो आपको डिविडेंड दे दूंगा, ओके, और कुछ पैसा मैं अपने पास रिटेन कर लूंगा, रोक के रख लूंगा। क्या कर लूंगा? रोक के रख लूंगा अपने पास। तो ये पूरा पैसा तो आपका ही था, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो दोनों पैसे के ऊपर, पूरे पैसे के ऊपर सेम ही रहेगी ना। तो जो डिविडेंड आपको दे दिया, सॉरी,
जो डिविडेंड आपको देंगे वो तो बढ़िया है, जो रिटेन कर लिया वो भी आपका ही पैसा है, ठीक है ना, तो वो उसके ऊपर भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम ही रहेगी। तो यूजुअली क्या होता है 90% ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनमें क्या होगा, के आर ई इज इक्वल टू के ई, दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि दोनों आपके पैसे ही हैं, वो पूरा पैसा आपका ही था सर, हमारा पैसा नहीं है कुछ। ओके ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट जब क्वेश्चन में आ जाती है, तब इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाती है। तब इक्वेशन क्या बन जाएगी, तब बन जाएगी के आर ई इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू के ई। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है बेटा कि फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कंपनी नए बाजार के अंदर अपने शेयर इशू करना चाहती है, तो मुझे बताओ वो लोगों को इन्फॉर्म करेगी कि भाई शेयर आ गए मेरे पास। कैसे इन्फॉर्म करेगी, आप एडवर्टीजमेंट वगैरह करोगे, ठीक है ना, आप प्रिंटिंग का पैसा खर्च करोगे, प्रिंटिंग का, उसके बाद आप किसी थर्ड पर्सन को कमीशन वगैरह भी पे करोगे कि भाई मेरे सारे शेयर बिक जाने चाहिए, देखो है ना, मेरे को नई मशीन खरीदनी है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे सारे शेयर बिक जाने चाहिए, तो आप किसी थर्ड पर्सन को कमीशन का पेमेंट करोगे, कोई लीगल चार्जेस वगैरह होते हैं उनको पेमेंट करोगे, ये सब खर्चे भी तो आप करोगे हाँ सर करेंगे। तो मैंने जो आपको एक बेसिक कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था, जो आपको कॉस्ट पे करनी है, बदले में जो नेट प्रोसीड्स आपको मिले, जो भी आपको सामने वाले आदमी को पेमेंट करना है और बदले में जो नेट प्रोसीड आपको मिला। अब जब हम KRE की बात करते हैं तो नेट प्रोसीड पूरा ही होता है, 100% होता है, ठीक है ना। और जब हम KE की बात करते हैं तो KE में नेट प्रोसीड में से मैं माइनस कर देता हूँ, क्या माइनस कर देता हूँ, जो कमीशन पे किया, मतलब वो पैसा तो मेरे को मिला ही नहीं, ठीक है ना, जो मैंने ब्रोकरेज पे कर दिया, जो मैंने लीगल पे कर दिया, जो मैंने एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया, वो पैसा तो मेरे को मिला ही नहीं मेरे को। आप समझ गए। मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर इशू करे, तो बदले में मेरे को 1 लाख रुपए थोड़े ना मिलेंगे, नहीं मिलेंगे 1 लाख रुपए, क्यों नहीं मिलेंगे, इसमें से कुछ खर्चे भी तो किए हैं, वो माइनस कर देंगे। मान लीजिए 10,000 मैंने खर्च कर दिए थे एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है, 5,000 मैंने खर्च कर दिए अपने ब्रोकरेज प्लस लॉ लीगल उसमें खर्च कर दिए, ठीक है ना, और मैंने 5,000 रुपए खर्च कर दिए, नहीं 5 नहीं, इतने खर्च किए बस, मान लीजिए ज्यादा बढ़ाते नहीं, समझ में आ जाएगी आपको बात। तो आपको नेट कितना पैसा मिला, आपको मिला कितना पैसा मिला, 85,000 रुपए मिले आपको। सही बात है कि नहीं है, सही बात जरा मुझे बताइए, ठीक है ना बात। तो इसलिए क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो फर्क पड़ जाता है, जब KE की बात होगी तब दोनों की कॉस्ट अलग अलग हो जाएगी, कैसे होगी वो सब मैं आपको फॉर्मूले में क्वेश्चन से सॉल्व करके अभी बताऊंगा, उसके बारे में चिंता ना करें, ठीक है। हाँ जी बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, ABC कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स D0। अब D0 का मतलब मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था, मुझे बताओ, क्वेश्चन नोट कर लेता हूं मैं एक बार। देखिए मैंने इधर लिखना ही पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन हो गया D0 दे रखा है आपको, D0 दे रखा है आपको 4.19, ठीक है, D0 दे रखा है आपको 50 और ग्रोथ रेट दे रखी है आपको 5%, क्या दे रखी है आपको 5%। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट KRE, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट का मेंशन है क्या, इज द क्वेश्चन टॉकिंग एनीथिंग अबाउट फ्लोटेशन कॉस्ट, कहीं नाम है क्या फ्लोटेशन कॉस्ट का, नहीं है सर। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, KE इज इक्वल टू KRE, KE और KRE एकदम सेम हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जो KE का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो KE का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, D1/P0, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, D1/P0, मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए सारी बातें मैंने पढ़ाई है आपको बड़े अच्छे से, अगर समझ नहीं आया तो एक वीडियो को दोबारा देखिएगा प्लीज, है ना बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। P0 का मतलब क्या है, अगर आप मतलब की बात करते हैं एक स्टूडेंट का विपिन, अगर विपिन आज हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो उनको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, कितना पैसा उनके लिए आउटफ्लो हो जाएगा, और बदले में उनको कितना रिटर्न मिलेगा, उनको बदले में कितना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। सर D0 का मतलब, P0 का मतलब क्या होता है बेटा,
आज की प्राइस मैं लिख देता हूँ। अंजलि आप पहली बार क्लास में आएंगे? यस सर। अच्छा, हाँ तो इसलिए आप भी है ना बेटा जाके YouTube पे सारे वीडियो देखिएगा, ज्यादा नहीं है, 3-4 वीडियोस ही हैं, और आप उनको देख लीजिए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। P0 का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ टुडे, कि भाई आज की क्या प्राइस है हमारी कंपनी के शेयर की। P1 का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइस आफ्टर 1 ईयर। ओके, अगर P2 दे रखा है तो मतलब क्या हो जाएगा? प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स। सिमिलरली अगर D0 की बात करें तो ये बन जाएगा डिविडेंड पेएबल टुडे। अब मेरी क्लास में 1 मिनट से भी कम बचा है तो क्लास खत्म हो जाएगी, उससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ फटाफट से। D1 का मतलब हो जाएगा डिविडेंड एक्सपेक्टेड, डिविडेंड एक्सपेक्टेड, और डिविडेंड पेएबल आफ्टर 1 ईयर। अब क्वेश्चन में देखिए आपको D0 दे रखा है, तो अब D0 से D1 निकाल सकते हैं क्या? हाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? एक ग्रोथ रेट देखिए, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आंसर मतलब आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 4.91 निकाल रहा हूं मैं, के ही देखिए, D1 अपॉन P0, P0 दे रखा है आपको 50, D1 दे रखा है आपको 4.